नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज के सेशन में हम जो पुरातात्विक सभ्यताएं हैं उसके नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। अब तक जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था पाषाण काल से बागोर और तिलवाड़ा, फिर आपके सिंधु सभ्यता काल से कालीबंगा, उसके बाद हमने आहड़, बालाथल, गिलूंड और ओजियाना को पढ़ा था। उससे आगे का जो सेशन है उसमें हम अब जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे गणेश्वर, कुराडा, ईशवाल, सुनारी। ये कुछ सभ्यता स्थल हैं जिनसे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो इस टॉपिक में हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें सबसे पहला हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो होगा गणेश्वर। तो हम गणेश्वर पढ़ने जा रहे हैं, तो साथियों ध्यान से लिखना स्टार्ट कर देना, अपनी कॉपी में आराम आराम से लिख लेना मेरे साथ साथ, और बाकी मैं स्क्रीनशॉट के लिए भी आपको समय दे दूंगा। चलिए, तो अब हम जो पढ़ेंगे वो है गणेश्वर। गणेश्वर, ठीक है। अब गणेश्वर है कहां? देखो साथियों, गणेश्वर पड़ता है कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी के किनारे। और कहां पे पड़ता है? नीम का थाना, ये तहसील है, और कौन से जिले में? सीकर में। देखो, ये जो कांतली नदी है ना साथियों, ये कहां जाती है? सीकर से निकल करके और झुंझुनू में खत्म हो जाती है। तो इसके किनारे दो सभ्यता स्थल आपको पढ़ने हैं। एक सभ्यता स्थल तो पढ़ना है आपको गणेश्वर, और दूसरा पढ़ना है इसके आगे सुनारी। दोनों में ही बहुत अंतर है। गणेश्वर ताम्रयुगीन है और सुनारी लौहयुगीन है। अब इनमें से पुराना कौन सा होगा बताओ? क्या लौहयुगीन पुराना होगा या ताम्रयुगीन? तो इसमें पुराना होगा लौहयुगीन, सॉरी ताम्रयुगीन होगा पुराना। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मानव ने तांबे को खोजा था, ठीक है। तो ताम्रयुगीन सभ्यता जो होंगी वो पुरानी होंगी, लौहयुगीन सभ्यता वैदिक युग के आसपास आ जाएंगी, क्योंकि वैदिक युग जो आया था उस टाइम पर क्या खोज लिया गया था? लोहा खोज लिया गया था। तो सुनारी बाद की है, गणेश्वर पुरानी है। गणेश्वर जो सभ्यता है इसे ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं साथियों। ताम्र सभ्यताओं की जननी, यानी इसी को माना जाता है कि गणेश्वर सभ्यता ही ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे पुरानी सभ्यता है, ठीक है, जो कि कहां पर पड़ती है? कांतली नदी के किनारे, नीम का थाना, सीकर में पड़ती है। तो ताम्र सभ्यताओं की जननी है, इसका मतलब ये कौन से युग की है? ताम्रयुग की है। तो ये भी लिख लेंगे हम ताम्रयुगीन। और ताम्रयुगीन अगर ऑप्शन में ना हो तो हम चुन लेंगे चालकोलिथिक। ताम्रयुगीन और चालकोलिथिक बात तो एक ही है ना, ये इसका इंग्लिश वर्ड हो गया, ठीक है। तो गणेश्वर कांती नदी के किनारे, नीम का थाना, सीकर में है। इसे ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं। और ये कैसी थी? ताम्रयुग की थी, ताम्रयुगीन सभ्यता थी, ठीक है। अब यहां से हमको गणेश्वर से जो इसकी जो सबसे पहले खोज करी थी, इसके खोजकर्ता और उत्खननकर्ता वो एक ही व्यक्ति थे। नाम था R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। और बाद में यहां पर जो खुदाई करवाई थी वो विजय कुमार महोदय ने भी करवाई थी। एक विजय कुमार नाम से हुए थे, इन्होंने यहां पे करवाई थी। महोदय तो महोदय ऐसे याद रखना, विजय कुमार है ना, महोदय तो गलती से लिख दिया, विजय कुमार। इन्होंने 1977-78 में इसकी व्यापक रूप से खुदाई करवाई थी, ठीक है। तो रतनचंद्र अग्रवाल का संबंध ताम्रयुगीन दो सभ्यताओं से रहा है, एक तो गणेश्वर से रहा है और एक आहड़ में भी मैंने आपको बताया था, वो भी रतनचंद्र अग्रवाल के द्वारा ही खोजी गई थी आहड़, ठीक है। लेकिन वहां पे सबसे पहले उत्खनन जो करवाया था वो अक्षय कीर्ति व्यास ने करवाया था, बाद में उत्खनन रतनचंद्र अग्रवाल ने भी करवाया था, ठीक है। तो याद रखेंगे आप
तो गणेश्वर कांति नदी के किनारे हो गई सीकर में, और ये इसकी खोज किसने करी थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने। सबसे पहले इसी ने उत्खनन करवाया था, बाद में विजय कुमार ने इसका व्यापक उत्खनन करवाया था। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये मैंने बताया था आपको कांतली नदी, ये कांतली नदी है, और ये कांतली नदी के किनारे सबसे पहले गणेश्वर पड़ता है, बाद में सुनारी पड़ता है। सुनारी झुंझुनू में है और गणेश्वर सीकर में है। ठीक है, गणेश्वर ताम्रयुगीन है और सुनारी लौहयुगीन है। अब यहां आगे चलते हैं, गणेश्वर से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, तो यहां से अवशेष के रूप में हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो गणेश्वर से सबसे ज्यादा पूरे भारत में, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, राजस्थान की नहीं बेटा, पूरे भारत में यदि सर्वाधिक ताम्र उपकरण की बात अगर कोई करे, सर्वाधिक ताम्र उपकरण यानी तांबे के उपकरण सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त हुए, तो वो जगह कौन सी है? गणेश्वर। तो पूरे भारत में सर्वाधिक ताम्र उपकरण यहां से प्राप्त होते हैं, ये एक इसकी विशेषता है। अब यहां से तांबे के क्या क्या मिले, तो यहां से तांबे के फरसे, तांबे के फरसे, तांबे की ही कुल्हाड़ी, ठीक है, तांबे की ही क्या मिली? कुल्हाड़ी मिली। तांबे के ही क्या मिले? तीर मिले। तांबे के ही भाले मिले, और तांबे की ही क्या मिली? सुई मिली, और तांबे की ही क्या मिली? यहां से चूड़ी भी मिली। ठीक है, तो यहां से तांबे के ही फरसे, तांबे की ही कुल्हाड़ी, तांबे के ही तीर, तांबे के ही भाले, तांबे की ही सुई और तांबे की ही चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अच्छा, और यहां से क्या मिले हमको? गणेश्वर से ही हमको जो मकान है ना साथियों, बाकी सारी जगहों से हमें मकान किसके मिले थे? ईंटों के बने, लेकिन यहां से मकान पत्थर के बने हुए थे। तो पत्थर के बने हुए मकान कहां से मिले हैं? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है साथियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, क्योंकि बाकी जगह से मकान किसके बने थे? ईंटों के बने थे, लेकिन हमको गणेश्वर से किस प्रकार के मकान मिले हैं? पत्थर के बने हुए मकान मिले हैं। तो ये इसकी एक विशिष्टता हो गई। तो आपको गणेश्वर में ये चीज आपको याद रखनी है साथियों, कि गणेश्वर में किसके बने मकान मिले हैं? पत्थर के बने हुए मकान मिले हैं। इसके साथ ही सर्वाधिक ताम्र उपकरण मैंने आपको बता ही दिया कि यहां से सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले। अब बात कर लेते हैं गणेश्वर से मिले मृद भांडों की। हालांकि मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं कि गणेश्वर से जो मृद भांड मिले हैं वो कौन से मृद भांड मिले हैं? काले और नीले मृद भांड, काले नीले मृद भांड, यानी जो बर्तन था उसका कलर तो काला था और उसके ऊपर जो लेयर इन्होंने बनाई थी ना, वो कौन से कलर में बनाई थी? वो नीले कलर में बनाई थी। ठीक है, तो काले रंग के मृद भांडों पर नीले कलर की लेयर, इसलिए ये कैसे हो गए? काले नीले। एक बार दोबारा अपन रिकॉल कर लेते हैं, कालीबंगा में कौन कौन से मिले थे? लाल गुलाबी मिले थे। उसके बाद जब हम आहड़ में गए थे तो आहड़ में हमें लाल और काले मिले थे, और यहां से कैसे मिले? काले और नीले मिल गए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो एक बार दोबारा इसको देख लेते हैं। गणेश्वर को कांतली नदी के किनारे नीम का थाना कहां पे? सीकर में प्राप्त हुआ। ताम्र सभ्यताओं की क्या कहलाती है? जननी कहलाती है, और यह ताम्रयुगीन या चालकोलिथिक युग की सभ्यता थी। इसकी खोज और उत्खनन करता थे रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल, और विजय कुमार। विजय कुमार ने बाद में यहां पर व्यापक उत्खनन करवाया था। और आरसी अग्रवाल का संबंध मैंने एक जगह से और बताया था आपको, आहड़। ठीक है, आहड़ से भी इनका संबंध था। अवशेष क्या क्या मिले? तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर तांबे के उपकरणों की बात की जाए तो वो गणेश्वर से ही प्राप्त हुए थे, क्योंकि गणेश्वर के नजदीक ही पड़ता था खेतड़ी, जहां से तांबा निकलता था ना। खेतड़ी कहां पर है? झुंझुनू में। तो ये जो खेतड़ी है ये गणेश्वर सीकर के नजदीक है, तो इसलिए यहां सबसे पहले तांबे का यूज होना स्टार्ट हुआ था। तो भारत में सबसे पहले तांबे की जो स्टार्टिंग मानी जाती है वो भी गणेश्वर से ही मानी जाती है। भारत की सबसे पुरानी ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है गणेश्वर, और सबसे ज्यादा भी यहाँ पे तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। तो दोनों चीजों में ये क्या आ जाती है? आगे आ जाती है। खेतड़ी से यहाँ पे क्या निकलते थे? आपके तांबा निकलता था, उसका ये यूज करते थे। उसके अलावा यहाँ पे तांबे के ही फरसे, तांबे की ही कुल्हाड़ी, तांबे के ही तीर, तांबे के ही भाले, उसी की सुई और उसी की चूड़ियां भी प्राप्त हुई है। और यहाँ के मकान अपने आप में विशिष्ट थे, पत्थर के बने। बाकी अन्य स्थानों से हमें कैसे मकान मिले? ईंटों के बने मकान मिले। ठीक है, तो यहाँ कैसे मिले? हमें पत्थर के बने।
इसके अलावा फिर बात आती है कि यहाँ के मृदभांड किस तरह से मिले, तो यहाँ के मृदभांड काले और नीले कलर के प्राप्त हुए। ठीक है साथियों, तो ये हो जाता है हमारा गणेश्वर। इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रख लेना कि ये जो मृदभांड है ना, ये छल्लेदार मिले, ये चीज भी और लिख लेना एक बार। यहाँ के मृदभांड कैसे मिले? छल्लेदार मृदभांड मिले। ये इसकी थोड़ी सी एक अलग विशिष्टता और हो जाती है कि छल्लेदार मृदभांड कहाँ से मिले, तो वो भी कहाँ से मिले? गणेश्वर से ही मिले। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, सुनारी। सुनारी कहां पर है? सभी को पता है सुनारी, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ये आपके पड़ता है झुंझुनू में। कौन सी नदी के किनारे है? ये भी कांतली नदी के किनारे है। तो कांतली नदी के किनारे दो स्थलों को अपने एक साथ पढ़ लेते हैं। गणेश्वर हम पढ़ चुके हैं, कांतली नदी के किनारे झुंझुनू में ये जगह पड़ती है। कौन सी? सुनारी। अब बात हम इसके करेंगे इसकी खोजकर्ता की। तो सुनारी की खोजकर्ता से कोई प्रश्न आपके नहीं बनता है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहां से आपके खोजकर्ता भी पूछे। सुनारी में आप एक दो चीजें याद रखना कि सुनारी एक लौह युगीन सभ्यता थी। लौह युगीन सभ्यता स्थल, सभ्यता स्थल। अब लौह युगीन सभ्यता स्थल है, यानी यहां पे लोहे का उपयोग मिला, तो सीधी सी बात है ये वैदिक युग की क्या रही? सभ्यता। तो वैदिक युगीन यानी ताम्र युग के बाद की आई है ये। ठीक है, लौह युगीन, तांबे के बाद में लोहा खोजा गया था, तो यहां पे लोहे का सब कुछ मिलेगा। तो यहां से लोहे का प्याला मिला है, और पूरे भारत में एकमात्र जगह है ये, पूरे भारत में एकमात्र स्थान है जहां से लोहे का क्या मिला? प्याला मिला। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसी जगह नहीं थी साथियों जहां से आपको क्या प्राप्त हुआ हो? लोहे का प्याला प्राप्त हुआ हो। साथ ही अब लोहे का प्रॉपर यहां पे काम था, तो इसलिए यहां पे लोहे की भट्टियां भी मिली। लोहे की भट्टियां भी कहां से प्राप्त हुई हैं हमको? वो भी सुनारी से ही प्राप्त हुई हैं। तो लोहे की भट्टियां प्राप्त हुई, और ये प्राचीनतम भट्टियां हैं। लोहे की प्राचीनतम अगर भट्टियां कहीं से पूछे तो वो सुनारी से मिली। ये दोनों ही प्राचीनतम स्थल हैं। देखो हमने जब गणेश्वर को पढ़ा तो वो तांबे के प्राचीनतम स्थलों में से एक था, और ये आपके लोहे के प्राचीनतम स्थलों में से एक है। ठीक है, तो लोहे की भट्टियां मिली, यहाँ पे प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं। और ये भट्टियां कैसी हैं? धमन भट्टी बोला जाता है इनको, धमन भट्टी, धमन भट्टी। ठीक है, तो यहां से धमन भट्टी भी कई किताबों में मिल जाएगा कि भाई वहां से धमन भट्टियां मिली, तो आप सोचोगे क्या चीज है? कुछ नहीं है, वो भट्टियां ही हैं जिसमें लोहे का क्या किया जाता था, एक तरह से उसको लोहे को प्योर किया जाता था। ठीक है, तो उसे धमन भट्टी कहा जाता था। तो यहां से लोहे की भट्टियां मिल गई, लोहे का ही प्याला मिल गया। ठीक है, लोह युगीन सभ्यता हुई। इसके अलावा एक जगह और थी जहां से लोहे की भट्टियां मिली, और वो है साथियों जोधपुरा। जोधपुरा ये एक स्थल है, ये भी आपको याद रखना है। और ये भी किस लिए जाना जाता है? जोधपुरा किस लिए जाना जाता है? ये भी लोहे की भट्टियों के लिए जाना जाता है। तो इसको यहीं पे मेंशन कर देते हैं, यहीं पे खत्म हो जाएगा टॉपिक। लोहे की भट्टियां, यहां से भी क्या मिली? लोहे की भट्टियां मिली। किसकी तरह? सुनारी जैसी, बिल्कुल सुनारी जैसी, दमन भट्टी बोलते हैं जिसको, सुनारी जैसी भट्टियां। ठीक है, तो जोधपुरा है कहां पे? इसको भी यहीं पे बता देता हूं, साहबी नदी के किनारे। साहबी नदी के किनारे। और साहबी नदी कहां पे बहती है? जयपुर से निकलती है, सेवर की पहाड़ियों से। तो ये जयपुर में पड़ता है वर्तमान में। जोधपुरा कहां पर है? जयपुर। आप जोधपुर मत समझ जाना, जोधपुरा है जयपुर में। कौन सी नदी के किनारे है? साहबी नदी के किनारे है। और यहां से क्या प्राप्त हुआ हमको? यहां से लोहे की भट्टियां मिली। सुनारी से भी हमको लोहे की भट्टियां मिली। सुनारी से हमको लोहे का
प्याला भी मिल गया। सुनारी से हमको क्या मिल गया? लोहे का प्याला मिल गया। और ये पूरे भारत का एकमात्र स्थल है जहां से हमको क्या मिला? लोहे का प्याला मिला है। ठीक है, और सुनारी है कहां पे? कांतली नदी के किनारे झुंझुनू में। कैसी सभ्यता थी? लौह युगीन सभ्यता थी। जोधपुरा में भी हमें लोहे की भट्टी मिली। और ये कहां पर है? सहाबी नदी के किनारे है। जो सहाबी नदी कहां पे है? जयपुर में। और इस जोधपुरा की एक खास विशेषता क्या है उसको आप थोड़ा सा याद रख लें। इसकी सबसे ज्यादा विशेषता है कि यहाँ के घरों की छतों से टाइलों का उपयोग मिलता है। टाइलों का उपयोग, यानी यहां के लोग घरों की छतों के ऊपर क्या लगाते थे? टाइलों का उपयोग किया करते थे। टाइल समझते हैं ना आप? वर्तमान में जो टाइल्स होती हैं खड़िया पत्थर की, टाइल्स बनती किसकी हैं? खड़िया पत्थर की। खड़िया पत्थर, और ये खड़िया पत्थर प्रचुर मात्रा में कहां मिलता है? राजस्थान में। वर्तमान में आप सुनते होंगे कजारिया की टाइल्स। ठीक है, तो ये गुजराती तो मैं पता है इनमें दिमाग बहुत ज्यादा था, तो ये पहले से इनको पता था कि कहां से कौन सी सस्ती चीज उठानी है और उसकी बेहतरीन इस्तेमाल करके और उसे फिर मार्केट में अच्छे प्राइस में बेचना है। राजस्थान हमारा पीछे रह गया, नहीं तो राजस्थान से आज भी खड़िया पत्थर जाता है गुजरात में, और थोड़ा बहुत गुजरात में भी मिलता है, और उनके टाइल बना देते हैं और ज्यादा लागत भी नहीं आती। अब राजस्थान इस मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, नहीं तो राजस्थान अपनी मिट्टी को यहीं पे रोक ले और अपनी टाइल्स बनाने लग जाए। तो ये टाइलें पुराने जमाने में भी राजस्थान में बनाई जाती थी। किससे? खड़िया पत्थर से बनाई जाती थी। तो ये जो टाइल हैं इनका उपयोग छतों पर किया जाता था। और वो कौन सा स्थल था जहां पे छतों से टाइलों का उपयोग मिला? तो वो स्थल था जोधपुरा। तो दो स्थल हो गए, दोबारा एक बार रिवाइज कर लीजिए। सुनारी कांतली नदी के किनारे है झुंझुनू में। ठीक है, ये गणेश्वर के बाद में पड़ता है। कांतली सीकर की तरफ से निकलती है और झुंझुनू में खत्म हो जाती है। तो कांतली नदी के किनारे झुंझुनू में लौह युगीन सभ्यता थी, यानी वैदिक युग की थी। लोहे का प्याला मिला जो पूरे भारत में एकमात्र जगह मिला, और लोहे की भट्टियां मिली। इसी के जैसे लोहे की भट्टियां कहां से मिली हमको? जोधपुरा से मिली। जोधपुरा कहां है? साहबी नदी के किनारे जयपुर में है। ठीक है, अब यहां की विशेषता क्या है कि यहां के घरों की छतों से किसका उपयोग मिला हमको? टाइलों का उपयोग मिल गया। ठीक है साथियों, इसको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपका ये चैप्टर यहां पे आगे बढ़े। ठीक है, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। चले आगे। अब कुछ अन्य स्थल हैं छोटे छोटे, उनको कराता हूं एक साथ, फिर अपनी एक बड़ी सभ्यता बचेगी। कौन सी वाली? बड़ी वाली सभ्यता बच जाएगी एक हमारी, वो है बैराठ। ठीक है, बैराठ को मैं कराऊंगा। अब यहां थोड़ा सा देखिए, एक और लिखना, छोटा वाला स्थल लिख लो, ईसवाल। सुना होगा आपने ईसवाल। कहां पर है? उदयपुर में है। और इसकी हमें दो खासियतें याद रखनी है। एक खासियत यह है कि यह लौह युगीन थी। ठीक है, एक तो इसकी यह विशेषता हो गई ईसवाल की। दूसरी विशेषता हो गई कि यहां से हमको कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं। कुषाणकालीन सिक्के मिले। ठीक है, और तीसरी विशेषता हमारी इसकी एक और मिल जाती है कि इसे एक प्राचीन औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? औद्योगिक नगरी के रूप में, यानी ईसवाल एक प्राचीन औद्योगिक नगरी हुआ करती थी। ठीक है, तो यहां से कौन से सिक्के मिले हमको? कुषाणकालीन सिक्के। अगर कुषाणकालीन स्थलों की आपसे बात करी जाए, कुषाणकालीन स्थल, तो राजस्थान में कुषाणकालीन स्थल ज्यादा नहीं है। राजस्थान में कुषाणकालीन स्थल एक आपका आएगा नोहो, जो भरतपुर में पड़ता है। नोहो कहां पर है? भरतपुर में पड़ता है। और दूसरा आपका ये आएगा ईसवाल, ये भी कुषाणकालीन है। और नोहो जो भरतपुर है, इसकी खोज भी R.C.
अग्रवाल ने करी थी, रतन चंद्र अग्रवाल ने करी थी नोह भरतपुर की खोज। इसको भी यहीं पे कर निपटा देते हैं, नोह भरतपुर को साथ साथ ही निपटा ही देते हैं। नोह भरतपुर से हमको क्या क्या मिला, तो यहां से कुषाण कालीन सिक्के मिले, अपोलो के चित्र वाले सिक्के मिले। अपोलो कौन है, यूनानी देवता। अपोलो के चित्र वाले सिक्के हमको यहां से मिले। अपोलो का चित्र हमको और कहां से मिला था, याद करिए, आहड़ से। आहड़ से भी हमको अपोलो का चित्र मिला था, ठीक है, उसके सिक्कों के ऊपर। इसके साथ ही यहां से हमको एक जाख बाबा की मूर्ति मिली है। जाख बाबा की मूर्ति कहां से मिली है, नोह भरतपुर से। और ये नोह भरतपुर का नदी पूछ सकता है आपसे, कौन सी नदी के किनारे है नोह भरतपुर, तो यहां पे जो नदी थी वो है रूपारेल। रूपारेल नदी अंतः प्रवाह की नदी है राजस्थान में, और इस रूपारेल नदी के किनारे है नोह भरतपुर, और इसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने करी थी। यहां से कुषाण कालीन सिक्के मिले, अपोलो के चित्र वाले सिक्के मिले, जाख बाबा की मूर्ति मिली। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जाख बाबा क्या है, तो इसको समझिए, जाख बाबा कुछ नहीं है, ये यक्ष की मूर्ति है, यक्ष की मूर्ति, ठीक है। और कुछ विद्वानों ने इसी को अपोलो कहा है कि ये अपोलो था, या इसको हम कह सकते हैं अपोलो, अपोलो की मूर्ति, अपोलो की मूर्ति। अब अपोलो वैसे तो सूर्य देवता है, ठीक है, यूनानियों का तो सूर्य देवता को अपोलो कहते हैं, लेकिन भारत में इसको यक्ष की मूर्ति माना जाता है, और इस यक्ष को ही क्या माना जाता है, जाख बाबा, ठीक है। इसके साथ ही एक विशेषता यहां की और है, वो है पक्षी चित्रित ईंट मिली यहां से, पक्षी चित्रित ईंट प्राप्त हुई है साथियों, यहां से पक्षी चित्रित ईंट, यानी पक्षी का चित्र मिला है ईंट के ऊपर। तो यहां से थोड़ा सा देखिए, हमने पढ़ा पहले ईशवाल को, ईशवाल उदयपुर जिले में है, और यह एक लौह युगीन स्थल था। यहां ईशवाल से हमको कुषाणकालीन सिक्के मिले, और इसे राजस्थान में एक औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा राजस्थान में कुषाणकालीन से जगह कौन सी मिली, नोह मिली। नोह कहां पे है, भरतपुर में है। अब नोह के पड़ोस में मथुरा पड़ता है, थोड़ी दूरी मथुरा है, और मथुरा इनकी राजधानी रही थी कुषाणों की। कुषाणों का जो राजा प्रसिद्ध हुआ कनिष्क, इसके अलावा हुविष्क, ये इसके प्रसिद्ध राजा हुए थे, और इसका अंतिम राजा हुआ था वासुदेव। और वासुदेव की तो विशेषता एक ये रही थी कि इसने शिव और नंदी के चित्र बनवाए थे अपने सिक्कों पर, शिव और नंदी के चित्र वाले सिक्के चलाए थे इसने, ये इसकी विशिष्टता है। किसी को भी नहीं पता होगा शायद इस बारे में कि शिव और नंदी के चित्र वाले सिक्के वासुदेव ने चलाए थे। ये कुषाण वंश का वासुदेव था। एक वासुदेव आप कण्व वंश में भी पढ़ोगे, कण्व वंश जब पढ़ोगे, कण्व वंश जब मौर्य समाप्त हो गए तो शुंग आए, और शुंगों के बाद कण्व आए, तो कण्वों के टाइम पर कण्वों का अंतिम शासक हुआ था वासुदेव, ठीक है। संस्थापक तो उनका सुशर्मा हुआ था कण्व वंश का, ये ब्राह्मण थे, और ये वासुदेव हुआ था आपके कुषाण वंश में, ठीक है। तो कुषाण वंश के वासुदेव ने शिव और नंदी के चित्र वाले सिक्के चलाए थे। तो ये जो कुषाण थे ना, इनके टाइमिंग पर नोह भरतपुर इंपॉर्टेंट है और ईशवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोह भरतपुर रूपारेल नदी के किनारे था, और यहां से आप याद रखेंगे, एक तो जाख बाबा की मूर्ति मिली, और एक यहां से पक्षी चित्रित ईंट मिली, ठीक है। और इस पक्षी चित्रित ईंट को तो शुंग कालीन मान लिया जाता है कि भाई ये शुंग काल में जो है बनी हुई थी ईंट, इस तरह से इसको माना जाता है। तो इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए, या सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो, नोट बाद में आराम से कर लेना, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ें। अब आप एक दो छोटे छोटे स्थल और लिख लो। देखिए ये सभ्यताएं मैं नहीं पढ़ाता तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन कई बार यहां से सीधा एक प्रश्न आ जाता है, जैसे यहां से पूछ ला पक्षी चित्रित ईंट राजस्थान में कहां से प्राप्त हुई है, तो इस तरह से पूछ लेता है कई बार। तो इसलिए आप लोग उस चीज को समझ लीजिए एक एक करके। एक जगह और पढ़ लीजिए, कुराड़ा। कुराड़ा ये जगह कहां है, नागौर में मिली है। कुराड़ा हमको कहां मिली है, नागौर में। और यहां से हमको अर्घ्य पात्र मिले हैं, अर्घ्य पात्र, अर्घ्य पात्र मिले।
ठीक है। अब अर्घ्य पात्र समझते हो, अर्घ्य पात्र, अरे अर्घ्य नहीं देते सूर्य को, वो वाला अर्घ्य पात्र है, सूर्य के लिए पानी चढ़ाते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं अर्घ्य। तो अर्घ्य पात्र यहां से मिले हमको कुराड़ा से। इसके अलावा एक जगह और है नलियासर, नलियासर ये कहां पड़ता है, सांभर जयपुर। ये आपको याद रखना है, इसका आपसे लोकेशन ही पूछ लेगा कि भाई नलियासर जो है वो कहां पर है, तो सांभर जयपुर में है। इसके अलावा एक जगह और याद रखना, अब की बार आरएएस में पूछी थी, परखम, परखम ये वर्तमान में मथुरा में है, तो ये आरएएस में यहां से प्रश्न आया था, परखम वाला। इसके अलावा एक आप याद रखेंगे स्थल रंगमहल, रंगमहल, ये रंगमहल कहां पर है, ये आपके हनुमानगढ़ में है रंगमहल, हनुमानगढ़। एक आप याद रखेंगे पीलीबंगा, कालीबंगा तो आपने पढ़ा ही है, पीलीबंगा भी याद रखना, ये कहां पर है, हनुमानगढ़ में है, पीलीबंगा हनुमानगढ़। इसके साथ ही एक जगह और याद रखना बरोर, ये बरोर आपके गंगानगर में है, गंगानगर, ठीक है। तो ये कुछ अन्य सभ्यता स्थल हैं और इनके बारे में आपसे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, बस आपसे यही पूछेगा कि ये सभ्यता स्थल हैं कहां पे, ठीक है। तो ये आपको जानकारी इनकी होनी चाहिए कि ये फलां सभ्यता स्थल कौन सी जगह पर है। तो ये तो हो जाते हैं हमारे छोटे वाले सभ्यता स्थल। अब हमारा एक सभ्यता स्थल बड़ा वाला शेष बचता है और वो आपका बच रहा है कौन सा, बैराठ बच रहा है। लेकिन बैराठ से पहले मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस टॉपिक के साथ एक टॉपिक और कवर करवा देता हूं, क्योंकि ये तुम्हारे समझ में जब आएगा जब आप टाइमिंग की सीरियल को समझोगे, ठीक है। तो जब मैं थोड़ा सा टाइमिंग आपको समझाऊंगा ना, तो फिर उसके साथ ये सभ्यताएं तो क्लियर होंगी और साथ ही एक दो फैक्ट आपको अलग से भी प्राप्त हो जाएंगे। तो वो थोड़ा सा मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं, तो उसको थोड़ा समझना। तो कुराड़ा हो गया नागौर में, यहां से अर्घपात्र मिले, नलियासर हो गया सांभर जयपुर में, परखम हो गया मथुरा में, रंगमहल हो गया हनुमानगढ़ में, पीलीबंगा हो गया हनुमानगढ़ में, और बरोर जो है ये हो गया गंगानगर में। तो इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए देखो थोड़ा समझो, मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था पाषाण काल, इसको फटाफट कर लेते हैं। पाषाण काल, इसमें हमने मध्य पाषाण काल के दो स्थल पढ़े थे, तिलवाड़ा, और आपके उसके साथ हमने पढ़ा था कौन सी जगह, बागोर पढ़ी थी, ठीक है। तो वो आप उसको याद रख लेना। उसके बाद आया हड़प्पा काल, हड़प्पा काल, तो हड़प्पा काल के टाइम का हमने कौन सा स्थल पढ़ लिया, वो हमने उसके साथ पढ़ लिया हमने कालीबंगा, और साथ ही एक जगह थी जिसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क था, वो बालाथल, उसको भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद देखिए ये हड़प्पा काल जो है ये कांस्य युग था, ठीक है। फिर एक ताम्र युग हमने पढ़ लिया था, ताम्र युग। उसके बाद हमने पढ़ना था वैदिक युग, वैदिक युग। तो वैदिक युग कैसा था, लौह युगीन था, इसकी विशेषता थी लौह युगीन, ठीक है। इसके बाद आया महाजनपद काल, महाजनपद काल, ये भी कैसा था, लौह युगीन था। इसके बाद के सारा टाइमिंग जो आएगा वो लौह युगीन ही आएगा, उसमें फिर ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता है नहीं। तो ये मोस्ट होते हैं लौह युगीन में, वैदिक युग और महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में हमारे पूरे भारत में 16 महाजनपद उदित हुए, 16 महाजनपद। और जनपदों की संख्याओं की तो आप पूछो ही मत, जनपद बहुत सारे थे, ठीक है, बहुत सारे जनपद थे। तो राजस्थान में भी बहुत सारे जनपद थे, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, राजस्थान में जनपद कौन कौन से थे, अर्जुनायन, अर्जुनायन जनपद था, राजन्य जनपद था, इसके साथ ही और कौन सा जनपद था, सिवी जनपद था, मालव जनपद था, मालव। इसके अलावा पांचवा ले लेता हूं, साल्व जनपद। इसके अलावा एक आपके हो जाता है, अर्जुनायन हो गया, राजन्य, शिवी, मालव, साल्व, ठीक है। ये तो हो गए 5 तो जनपद। फिर कुछ थे महाजनपद, महाजनपद कौन कौन से थे, तो महाजनपद भी लिख लेता हूं यहीं पे। एक महाजनपद था मत्स्य, दूसरा महाजनपद था आपके सूरसेन, सूरसेन,
और तीसरा महाजनपद जो राजस्थान से संबंधित रहा वो था कुरु। ठीक है, तो ये 3 तो महाजनपद याद रखने हैं, ये 3 तो महाजनपद हैं, और ये 5 क्या हैं, ये जनपद हैं, ये जनपद है, ये सारे के सारे क्या हैं, जनपद। और ये कहां से संबंधित है सारे के सारे, मैं राजस्थान से बात कर रहा हूं, राजस्थान में जनपद कितने थे, 5 थे, अर्जुनायन, राजन्य, सिबी, मालव और साल्व। साल्व को ऊपर ही लिख देते हैं ना, एक साथ हो जाएगा साल्व। ये 5 तो हो गए आपके जनपद, और ये 3 हो गए महाजनपद। इनके बारे में भी थोड़ा डिटेल में मैं बताऊंगा, 2 मिनट का वेट करिए। तो ये महाजनपद काल आ गया। महाजनपद काल के बाद आएगा मौर्य काल। मौर्य काल, देखो महाजनपद काल जो होगा ना, इसमें मगध ताकतवर शक्ति के रूप में उभरेगा। तो ये जो मगध है ना, इस मगध पर जो वंश शासन करेगा वो पूरे भारत पर ही शासन करेगा। इसके बाद ये स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो फिर इनमें सबसे पहले मगध पर शासन करेंगे हर्यंक वंश, हर्यंक वंश के बाद शुंग वंश, आपके सॉरी हर्यंक वंश के बाद आएगा शिशुनाग वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश के बाद आपके आ जाता है नंद वंश, जिसमें धनानंद होता है, और उसको हटा करके मौर्य काल आ गए। तो मौर्य काल काफी लंबा पीरियड था। तो ये आएगा। मौर्य काल के बाद आपके आ जाएगा शुंग काल। मौर्यों को समाप्त किया शुंगों ने, पुष्यमित्र शुंग ने, तो शुंग काल आ गया। ठीक है, शुंग काल के बाद आ जाएगा आपके कण्व। कण्व ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो कण्व को तो आप रहने दीजिए। फिर भारत में आया सातवाहन युग, सातवाहन युग आया। फिर भारत पर विदेशी आक्रमण हुए, शक आ गए और कुषाण आ गए। इसके अलावा यवन आ गए, पहलव आ गए, ये सारे आएंगे। और इस पूरे जो टाइमिंग है, ये वाला पूरा जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग का नाम दे देते हैं साथियों मौर्योत्तर काल। क्या नाम दे दिया, मौर्योत्तर काल। तो कई बार ये काल ऑप्शन में नहीं मिलकर, जैसे मैंने आपको वो जगह पढ़ाई थी अभी, नोह पढ़ाई थी भाई, नोह जो है वो वहां से आपके कुषाणकालीन सिक्के मिले थे। ठीक है, ऐसे ही हमको ईसवाल से भी कुषाणकालीन सिक्के मिले थे। तो ये कुषाणकालीन इसमें ना दे करके इसको क्या दे देता है, मौर्योत्तर कालीन भी दे सकता है, कि राजस्थान में मौर्योत्तर काल के सिक्के कहां से मिले, और उसमें से 4 ऑप्शन दे दिए। तो वो आप थोड़ा सा उसको अपने विवेक का उपयोग करना और उसको सही कर लेना उस प्रश्न को। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये मौर्य काल, और मौर्य काल के बाद आ गया मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल के बाद आएगा गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल। तो गुप्त काल के आसपास तक की चीजें आपकी ज्यादातर पूछती है। उसके बाद फिर राजस्थान की जो राजवंश है वो स्टार्टिंग हो जाता है, क्योंकि गुप्त काल का पतन होने के बाद आएगा वर्धन काल, जिसमें हर्षवर्धन शासक बनेगा, और हर्षवर्धन के पतन के साथ ही राजस्थान के राजवंश स्वतंत्र हो जाएंगे, और फिर राजस्थान में क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होगा। ठीक है, जैसे गुहिल वंश, आपके प्रतिहार वंश, और राठौड़ वंश, कछवाहा वंश, परमार वंश, ये सारे वंश फिर राजस्थान में उदित हो जाएंगे। ठीक है, तो वो इस वर्धन काल के बाद में आएगा। तो उससे पहले अब देखो हमने कहां तक पहुंच गए, हम वैदिक युग हमने पढ़ लिया है, और इसमें हमने कुछ कुषाणकालीन भी जगह पढ़ लिया है। तो अब कुछ जगह बची हमारी, एक तो महाजनपद काल की बची, एक आपके मौर्य, शुंग और गुप्त काल के आसपास की कोई जगह हमको मिली, तो वो हमें पढ़नी है। तो आज हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से जनपद मिले, और वो जनपद कहां कहां थे, और महाजनपद जो थे वो कहां कहां थे। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए, मत्स्य जो महाजनपद था, इसकी राजधानी थी विराटनगर, और ये विराटनगर पड़ता है जयपुर में, और ये फैला भी इसी के आसपास के इलाके में था। भरतपुर आ जाता था, जयपुर आ जाता था, एक आपके अलवर आ जाता था। तो अलवर, भरतपुर और जयपुर, ये 3 जगह इसमें आ जाती थी। तो इसमें आप जगह लिख लो A, B और J, अलवर, भरतपुर और जयपुर, और इसकी राजधानी कौन सी थी, विराटनगर। उसके बाद आ जाता है आपका सूरसेन। सूरसेन जो है ये इसकी राजधानी थी मथुरा। तो मथुरा के आसपास राजस्थान का कौन सा हिस्सा लग रहा है, मथुरा तो उत्तर प्रदेश में है, तो इसके आसपास भरतपुर लगता था, धौलपुर लगता था, करौली लगता था, इसके अधर अलवर भी लग जाता था। तो अलवर का हिस्सा भी इसमें शामिल हो जाता था, पूर्वी अलवर। उसके बाद आ जाता है कुरु। कुरु जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी हस्तिनापुर। अब हस्तिनापुर तो मेरठ में है, मेरठ उत्तर प्रदेश में, तो इसमें अलवर का उत्तरी इलाका लगता था, अलवर का उत्तरी इलाका। ठीक है, और सूरसेन में कौन कौन से लग गए, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ABCD याद रख लेना। जो मत्स्य संघ में, जो मत्स्य संघ बाद में बनेगा ना, उसमें जितने भी स्टेट थे वो आपके इस सूरसेन महाजनपद में भी थे। अब यहां से आपके जनपद पूछ लेता है। तो अर्जुनायन जो जनपद है ये अर्जुन के वंशजों ने बसाया था। तो इसमें आपके आ जाते हैं अलवर, भरतपुर, और बाद में ये लोग सीकर तक चले गए, सीकर में भी बस गए, और सीकर में इनको तवर के नाम से जाना गया,
और तंवरों का जो क्षेत्र था वही कहलाया तंवरावाटी, और तंवरावाटी से आज तक भी कांती नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसे तोरावाटी कहा जाता है। वो इस अर्जुनायन वंश के, जो अर्जुन के वंशज थे, उन्होंने ही बसाया था। भाई अर्जुन कहाँ रहा था? विराटनगर में रहा था अपने अज्ञातवास के दौरान, तो उस टाइम की बात है। ठीक है, दूसरा आ जाता है राजन्य जनपद। राजन्य जनपद है भरतपुर में। सिवी, सिवी मेवाड़ में आ जाता है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ का जो इलाका है वहां पे सिवी, अभी सिवी मूल रूप से कहाँ के थे? पंजाब के थे। ये पंजाब के आसपास ये महाजनपद था। और इस सिवी जनपद का युद्ध जो है, सिवी योद्धे, इनका युद्ध किसके साथ हुआ था? राजस्थान के शकों के साथ हुआ था। ठीक है, तो एक महाजनपद और मेरे मुझसे रह गया, वो था योद्धे। महाजनपद नहीं, सॉरी, जनपद योद्धे। योद्धे कहाँ पड़ता था? गंगानगर हनुमानगढ़। गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र, गंगानगर हनुमानगढ़। ये योद्धे बड़े वीर थे और इन्हीं योद्धेों ने इन कुषाणों का पतन कर दिया। इन कुषाणों को मार मार के भगा दिया योद्धेों ने। तो ये बड़े वीर थे, लेकिन इनको शकों का शासक रुद्रदामन पराजित कर देता है। और इस बात को वो कहाँ लिखवाता है? अपनी जूनागढ़ अभिलेख में लिखवाता है, जूनागढ़ प्रशस्ति में लिखवाता है कि योद्धे बड़े वीर थे, वीर क्षत्रिय थे, जिन्होंने कुषाणों का पतन कर दिया, लेकिन मैंने उनको हरा दिया। ठीक है, उसके बाद आता है साल्व जनपद। साल्व जनपद आपके अलवर का इलाका जो है, इसे साल्वपुर या साल्व जनपद के नाम से जाना गया, और बाद में इसी का नाम परिवर्तित होकर अलवर हो जाता है। एक था मालव जनपद, और ये मालव जनपद जो था ये जयपुर और बूंदी के आसपास का इलाका था। जयपुर, बूंदी, टोंक का आसपास का इलाका। तो इसमें टोंक में एक जगह थी नगर, वो इसकी राजधानी थी। टोंक में कौन सी जगह थी? एक नगर नामक जगह थी, वो इसकी राजधानी हुआ करती थी, मालव नगर की। ठीक है, तो ये थे हमारे राजस्थान की पुरातात्विक सभ्यताओं के अन्य कुछ महत्वपूर्ण स्थल। अभी पुरातात्विक सभ्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थल एक और शेष है, जो मौर्य काल में भी था, महाभारत काल में भी था, और इसके साथ ही जो क्या नाम है आपके, अशोक के टाइम पर भी था। ऐसे भी उसमें प्रश्न कर देता है कि मौर्य काल, महाभारत काल में ऐसा कौन सा स्थल था जो राजस्थान में स्थित था? वो जगह थी बैराठ। उस बैराठ को हम पढ़ने वाले हैं, विराट नगर जिसको कहते हैं। इस बैराठ से हमको काफी पुरानी सभ्यता मिली, और उस सभ्यता की क्या विशेषताएं रही उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आ रहे हैं। और कुछ एक जो टॉपिक और इसमें बचेंगे, कुछ चीजें और जो इसमें रह जाएंगी, उनको भी मैं उसी टॉपिक, उसी बैराठ वाले टॉपिक के साथ ही पूरा का पूरा कवर करा दूंगा। इसके बाद हम अगले लेक्चर में मिलते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत।